एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 22-26 में मिल हिंदी का देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, टोटल 100 मार्क्स का आने वाला है। उसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसमें से देखिए कुछ टॉपिक का वीडियो मैं आप सभी बच्चों को लेकर आया हूं, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में देखिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, वहां मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर जरूर जाइएगा। तो पहले तो जान लीजिए कि आपका एग्जाम से देखिए 100 मार्क्स का होने वाला है। आपको किस तरह का सवाल पूछा जाए इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन देखिए बेसिकली 3 घंटा एग्जामिनेशन होने वाला है। 2 सेक्शन में खंड ख है और खंड ख है हमारे पास, जिसमें देखिए लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले। आपको वस्तुनिष्ठ मतलब आपके चैप्टर जुड़े हुए देखिए 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अति लघु उत्तरीय का देखिए सीधा बात आपको 5 अंक का पूछा जाएगा। और अति देखिए यहाँ पर सीधा एक लघु उत्तरीय होता है, अति लघु उत्तरीय दोनों यहाँ पर मिक्स कर दिया बेसिकली। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 20 अंक के देखिए 4 प्रश्न पूछे जाने वाले। तो कौन कौन से सवाल है देखिए जो आपको 20 मार्क्स में पूछे जाने वाले। तो पहले जान लीजिए, आपको पूछा जाएगा एक निबंध पूछा जाएगा, एक पत्र पूछा जाएगा। ये सब VVI कर लीजिए, एकदम सवाल में आने वाला है। पत्र आपको एक आएगा, हो सकता है 15 नंबर का है एक, लेकिन उम्मीद है कि 20 नंबर का आपको बड़ा सा किसी टॉपिक पे दिया जाएगा। एक निबंध तो फिक्स रख लीजिए, आपको कुछ भी टॉपिक हो सकता है। अगर आप लोग बोलिएगा तो कोई टॉपिक बेसिकली गेस करके मैं आपसे बच्चों के लिए निबंध वाला टॉपिक और पत्र वाला टॉपिक ट्राई करूंगा जो आपके गेस्ट पेपर से हटके होने वाला है, क्योंकि गेस्ट पेपर वाला आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखिए, सीधा बात है, मैंने आपको जो बोला था लोकों की इतिहास, संक्षेपण, पल्लवन, ये सारी जो टॉपिक आपका डाउट रहेगा वो मैं आपको क्लियर कराने यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो देखिए पहला हमारे पास क्या होता है, लोकोकित, ठीक है, जिसे आप लोग जानते हैं कि दो बेसिकली ये वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है लोक प्लस उक्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकोकित्ती कहा जाता है। यानी इसका लोक का मतलब होता है पूरा दुनिया विश्व कह सकते हैं, और उक्ति का अर्थ होता है ऐसा कथन, ऐसे कथन जो लोक समाज में क्या हमारे प्रचलित, मतलब बेसिकली क्या कह सकते हैं आप लोग, जैसे कोई मुहावरे कहते हैं, मतलब एक बेसिकली वर्ड जो क्या करता है पूरे वर्ड को डिनोट यहाँ पर कर देता है। तो हमारे पास देखिए, तो लोक का अर्थ हो गया समझ में दुनिया, और उक्ति का मतलब हो गया ऐसा कथन जो सीधा बात है जो समाज में प्रचलित है। तो ऐसे वाक्य या फिर कहावतें जो पूरी तरह से अपने अर्थ को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लोकोक्तियां कहलाते हैं। सामान्य भाषा में कहे तो पुराने समय जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, कहीं की कहावत जिनका अर्थ स्पष्ट रूप से निकाला जा सकता है, उन वाक्य को हम लोग लोकोक्तियां कहा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाएगा लोकोक्तियां क्या होते हैं, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं क्या इसके सीधा बात है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये भी सवाल आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। तो लोकोक्तियों का उपयोग सामान्यतः देखिए किसी भी बात को समझाने के लिए किया जाता है। लोकोक्तियों के माध्यम से किसी भी कठिन बात को देखिए आप लोग सरल रूप से क्या कर समझा सकते हैं। जैसे पूरा बात को, सेंटेंस को, पूरा एक बड़ा सा सेंटेंस, उसको हम एक लाइन में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारे पास देखिए इससे बेनिफिट होते हैं लोकोक्तियों को हम लोग उपयोग करके। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए आपको मालूम होगा कि आपके इस पेपर बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है। मैं यहाँ पर देखिए आपसे बच्चों को छट के यहाँ पर लेके आऊँ, जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ता, मतलब आपको मालूम होगा अर्थ भी लिख दिया है, ताकि किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए देखिए सीधा बात है संगठित मतलब एक साथ होने की आवश्यकता है। अकेला व्यक्ति सीधा बात है उस कार्य को क्या बिगड़ जाता है, इसलिए बोला गया अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। फिर अज्जल गगरी छलका जाए, आपने एकदम पक्का सुना होगा, जिसमें देखिए ज्ञान की कमी होती है वो हमेशा क्या करता है, ज्ञान का दिखावा करता है कि मुझे ये आता है वो आता है। तो सीधा बात है अज्जल गगरी छलका जाए, इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और ये सब सवाल आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इसका अर्थ क्या होगा, वाक्यों में प्रयोग करके इसका बनाए। आंख का अंधा आंख का अंधा नाम हो गया इसका नयन सुख। तो इसका मतलब होता है किसी का भी नाम उसके गुणों के क्या होता है, बिल्कुल यहाँ गुणों लिखा गया, यहाँ पर गुणों के क्या होगा, विपरीत होना। फिर अंधे की लकड़ी, तो सीधा बात है किसी का अंतिम और एकमात्र सहारे को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम अंधे की लकड़ी कहा जाता है। फिर अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, आपको मालूम है, यानी किसी भी क्षेत्र या सीधा बात है अपने विशेष में ताकत दिखाना क्या कहलाता है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। फिर अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब किसी के भरोसे ना रहना, अपना कार्य क्या करना, स्वयं करना। फिर अगला आपने सुना होगा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब सीधा बात है हमारे पास जब सही समय निकल जाए तो उसके बाद अफसोस करे क्या फायदा। फिर आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ से मुसीबत आना अर्थात बचने का कोई रास्ता नहीं होना। आगे नाथ ना पीछे भगा, मतलब किसी भी चीज पर कोई नियंत्रण ना होना, इसे हम लोग कहते हैं। फिर आटे के साथ देखिए घुन भी पिसता, मतलब हमेशा गलत आदमी की संगत में रहेंगे तो सीधा बात है जो सही आदमी वो भी क्या होता है, सजा उसको मिलता है। और आप बैल मुझे मतलब जानबूझकर किसी भी परेशानी को क्या करना, बुलावा देना। फिर आम के आम गुठली उदाम, मतलब दोनों ओर से क्या होना, फायदा होना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक मुसीबत निकलते दूसरा मुसीबत वो पड़ जाता है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, मतलब इसी दुनिया में किसी भी चीज की क्या समानता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। फिर उल्टा चोर कोतवाल लौटे, मतलब अपनी गलती किसी गलती भी है तो वो दूसरा क्या करता है, दोष देता है। फिर अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब बिना किसी प्रयास के सीधा बात है पसंदीदा वस्तु को मिलना, ये कहलाता है। फिर अंत भला तो सब भला को मानो, बहुत सारी मुसीबत के बाद में अंत में क्या मिलता है, अच्छा परिणाम आता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, मतलब दो व्यक्तियों की स्थिति में क्या होना, यहाँ पर बहुत तात्विक अंतर होना, सीधा बात है।
फिर अगला सवाल हमारे पास देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब किसी वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम मिलना, यह कहलाता है ऊँट के मुंह में जीरा। और 1 और 11 मतलब एकता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, ये आपको मालूम है। तो ये कुछ लोगों की मैंने आपको बता दी और इसका परिभाषा बता दिया। आशा करूंगा कि आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि किस तरह इसका उपयोग है। अगर आपको देखिए वाक्य में इसका इस्तेमाल करना रहेगा तो आप लोग खुद ब खुद इसका वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखिए हमारे पास लिंग, आपको पता होगा जेंडर, ठीक है। संज्ञा या जिस रूप से सीधा बात है व्यक्ति या वस्तु, सीधा बात है हम लोग किसी भी चीज का देखिए लिंग निर्णय करते हैं, मतलब क्या वो पुरुष जाति से बिलोंग करता है स्त्री जाति बिलोंग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सरल भाषा में शब्द की जाति को पता लगाना है, क्या कहलाता है लिंग कहलाता है। तो आप जिस हिसाब से लिखना चाहते एग्जाम में लिख सकते हैं, या फिर संज्ञा शब्दों के जिस रूप से हम लोग सीधा बात है पुरुष या स्त्री जाति का बोध बताते हैं या पता चलता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग के हम लोग जानते हैं कैटेगरी 2 प्रकार से होता है, बेसिकली पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर, और स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। जिससे पुरुष जाति का बोध होगा वो पुल्लिंग और जिसे स्त्री जाति का बोध होगा वो स्त्रीलिंग कहलाता है, मालूम होगा। लेकिन लिंग के भेद देखिए सिर्फ यही 2 भाषा में नहीं हमारे पास, देखिए इसे बेसिकली बहुत कैटेगरी में बांटा गया है। सारी सृष्टि के लिए देखिए सीधा बात है यहाँ पर 3 भाग है, पुरुष स्त्री और जड़। अनेक भाषाओं में देखिए यही जातियों के आधार पर जब बांटा गया तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और क्या हो जाए नपुंसक लिंग हो जाएगा। अंग्रेजी में बांटने जाएंगे नहीं जाएंगे, देखिए हमारे पास सीधा बात है हमारे 2 कैटेगरी समझना है, एक होता है पुल्लिंग एक होता है स्त्रीलिंग, जिसे हम लोग मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब देखिए किससे पता करें कि कोई वर्ड बेसिकली पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग की पहचान देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। कोई शब्द आपको बताना पुल्लिंग कैसे, तो कुछ जो संज्ञाएं होती हैं, इसके संज्ञा मतलब किसी भी चीज के नाम को हमेशा क्या पुल्लिंग रहती है, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, ये सब क्या पक्षी, ये सब पुल्लिंग है। समूहवाचक जो वर्ड होता है मतलब ग्रुप बेसिकली वो क्या होता है पुल्लिंग होता है। भारी और बेडोल वस्तु, जो भारी और बेडोल वस्तुओं को हम लोग किस में रखते हैं पुल्लिंग में। दिनों के नाम ये सारे के सारे क्या हो गए, दिन हो गया, महीना हो गया, पर्वत का नाम, देश का नाम, नक्षत्र एवं ग्रह का नाम, ये सारा का सारा किस में आता है पुल्लिंग में। फिर धातु हो गया, धातु यानी सीधा मेटल, मेटल का नाम किस में आता है तो पुल्लिंग में आता है। वृक्षों के नाम, फलों के नाम, ये सारे के सारे किस में आते हैं पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम हो गए, रत्नों के नाम हो गए, फूलों के नाम हो गए, देश और नगरों के नाम हो गए, द्रव्य पदार्थों के नाम भी ये किस में आते हैं पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर देखिए सीधा बात है स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो देखिए फिर समय, द्वीप, सागर, वनमाला के जो अक्षर होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए क से लेकर ऊ तक, ये सारे के सारे पुल्लिंग है। वहीं पर शरीर के जो अंग हो गए यहाँ पर कुछ नाम दिए गए आपको, ये सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। और देखिए स्त्रीलिंग में कौन से शब्द आएंगे तो देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, नीचे जाइएगा तो आपको पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगा कि स्त्रीलिंग की देखिए पहचान किसमें की जाती है, जिसमें देखिए नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखिए कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि। समूहवाचक में भी देखिए भीड़, कमेटी, उसको उच्चारण में देखिए ई की मात्रा आ रही है बेसिकली, तो हम लोग इसको कह सकते हैं समूहवाचक। प्राणीवाचक में आ गया, ठीक है, छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम आते हैं, नक्षत्र आता है, बोली आता है, नदियों के नाम आते हैं, भाषा एवं लिपियों के नाम आते हैं, पुस्तकों के नाम आते हैं, तिथियों के नाम आते हैं, आहारों के नाम आते हैं, देखिए इक्रांत वाले शब्द आते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड किस में आते हैं तो स्त्रीलिंग के शब्द में आते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, अब आप लोग पता कर सकते हैं आराम से। आशा करूंगा कि अब आपको इसमें कोई टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला टॉपिक है देखिए हमारे पास संक्षेपण। तो संक्षेपण अथवा देखिए क्या कहलाता है बेसिकली, इसे हम कहते हैं समराइज करना, या फिर कह सकते हैं कि पूरा क्या हम लोग समझे या नहीं समझे उसको लिखना। तो संक्षेपण अथवा सार लेखन, अंग्रेजी जिस सीधा बात इसका आशय है किसी भी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत जो टिप्पणी है उसको क्या करना संक्षिप्त में शॉर्ट में लिख देना। किसी बड़े निबंध में देखिए मुख्य विचार जो मेन पॉइंट तर्क हो गए उसे लघु उत्तर में क्या करना आकार में प्रस्तुत करना है, क्या कहलाता है संक्षेपण कहलाता है। अब देखिए इसकी प्रक्रिया में देखिए बहुत से हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखना है। जैसे देखिए लिख पा रहे संक्षेपण करते हुए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मूल अनुच्छेद बेसिकली पार्ट है हमारा या विषय वस्तु को एकाधिकार बार ध्यानपूर्वक हमें पढ़ लेना चाहिए। इसमें देखिए जो मूल अनुच्छेद है उसका हमें भावार्थ समझना चाहिए तथा सार लेखन की शुरुआत हमें नहीं करनी चाहिए। जबकि मूल विषय का भावार्थ हमें समझ में ना आए तो मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हमें दिए, बातें दी, विचारों को रेखांकित कर लेना चाहिए। रेखांकन करते समय देखिए मूल विषय से संबंधित कोई भी देखिए अगर हमारे पास महत्वपूर्ण अंश यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद देखिए मूल में बैठ के जो विचार है, भाव है, तथ्य, उनको क्रमबद्ध एक सीरियल वाइज में हमें लिखना चाहिए। मूल अनुच्छेद का 1/3 में देखिए हमें संक्षेपण करना चाहिए, मतलब सीधा बात है 1/3 कर लेना चाहिए। इसमें संक्षेपक को अपनी ओर से कोई भी तर्क वितर्क करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति या छूट नहीं होती। ये नहीं कि आप जो टॉपिक है उसके अलावा कुछ मत लिखने चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास और भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या फायदा है देखिए अगर हम संक्षेपण करते हैं तो हमें, अगर हम इससे सवाल आता है देखिए मैंने लिख दिया क्यूएस मतलब क्वेश्चन, ठीक है, कि संक्षेपण से क्या हमें फायदा या विशेषताएं। तो संक्षेपण स्वपूर्णित होना चाहिए, भाव तथा भाषा शुद्ध एवं सुस्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, एकात्मकता होनी चाहिए, गतिशील होना चाहिए, सशक्ति होना चाहिए, केंद्रीय भावबद्धता होनी चाहिए। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए किसमें, हमारे संक्षेपण। तो ये आपको एग्जाम में सवाल इसमें पूछा जा सकता है। अब हमारे पास देखिए पल्लवन।
जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी देखिए सीधा बात है, लोकोक्तिया, शक्ति, वाक्य, उक्ति, कहावत, जो भी सीधा आदि के भाव को जब हम लोग समझना और उसके विस्तार से जो व्याख्या करते तो वो क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। पल्लवन की सहायता से देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसी विशेष वाक्य को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है ताकि उस वाक्य में जो भी छिपा हुआ भाव है उसको हम लोग गहराई से अच्छे समझ सके। तो पल्लवन का देखिए सामान्यतः अर्थ हो गया भाव विस्तार करना, यानी किसी भी वाक्य के बारे में देखिए भाव से, यानी सीधा बात है पूरे विस्तार पूर्वक उसका लिखना। अब देखिए पल्लवन के भी कुछ नियम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, पल्लवन की भाषा बहुत अधिक अलंकृत नहीं होती, यह बहुत ही सरल होनी चाहिए। बेसिकली आपको क्या करना है, अलंकार का उपयोग नहीं करना, ये आपको सरल रूप में समझना चाहिए। जिस पंक्ति का पल्लवन करने को कहा गया उसी पंक्ति को विस्तार लिखना चाहिए हमें, और इसमें वाक्य सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इसी के साथ हमें देखिए नियमात्मक प्रक्रिया को हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ये कुछ पॉइंट है पल्लवन को जुड़े हुए। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी आपसे बच्चों को लिखा हुआ है कि बिना दुख के सुख निसार, मतलब देखिए इसका पल्लवन क्या है। तो इसमें देखिए बेसिकली इसका मीनिंग बताना है, व्याख्या करना है कि मनुष्य के जीवन में देखिए दुख एवं सुख दोनों का स्थान है। कभी वो सुख भोगता है तो उसे कभी दुख भोगना पड़ता है। यद्यपि कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख तो कभी नहीं चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि उसे सुख ही प्राप्त हो। तथापि दुख को भी अपने जीवन में उसकी खुद की उपयोगिता है। जब दुख के बाद सुख आता है तो मनुष्य सुख के वास्तविक मूल्य को समझ पाता है। जिस प्रकार प्रकाश कम हो तभी समझ में आता है जब आप पहले अंधकार का अनुभव कर चुके हैं। तो ये इसका देखिए व्याख्या हो गया। और इसी तरह अगर आपको कोई वाक्य बेसिकली पूछा जाएगा तो आपको उसका डिटेल वे में क्या करना है, आंसर आपको लिखना है। तो अगर आपको पल्लवन के कुछ ऐसे बनाया हुआ मतलब बेसिकली वो आपको चैनल पर अपलोडेड मिल जाए तो आप इस वीडियो को जरूर देख के अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है सवाल आज के इस वीडियो में। तो देखिए पहला बात बता दूं, आज देखिए मैं आपको आपके जो चैप्टर पार्ट दिया वो आपको मालूम होगा कि आपको बेसिकली टोटल 5 चैप्टर पढ़ने, जिसमें एक चैप्टर का नाम हमारे पास उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। देखिए ये कहानी है और इस कहानी को देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कहानी पढ़िएगा तो देखिए सीधा बात है एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा आपको आप आंसर दे सकते हैं, सीधा बात है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस पेपर में सीधा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है और क्वेश्चन कितना भी पढ़ लीजिए देखिए बहुत कम ही चांसेस रहते आता है, इसलिए कहानी पढ़ के जाइएगा तो ज़्यादा बेटर है। वही कहानी देखिए मैंने आपसे बच्चों को यहाँ पर लिखा हुआ है। उसने कहा था, ये जो शीर्षक कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई एक अमर कहानी। यह एक बहुत ही क्या मार्मिक कहानी है जिसकी शुरुआत देखिए अमृतसर की एक भीड़ बाजार से शुरू होती है। इस कहानी में देखिए 12 साल का एक लड़का है और 8 साल की एक लड़की को तांगे के नीचे देखिए आने से क्या बचाया जाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो क्या गई है। लड़की धत कह के भाग जाती है। दोनों बाजार में देखिए अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते रहते हैं और लड़का 12 उसे ही पूछ मिलता है क्या तेरी मंगनी हो गई है। लेकिन एक दिन सच में उसकी सगाई हो जाती है और लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। 25 साल के बाद देखिए वही लड़का जब सेना में भर्ती होता है तब देखिए जिसका नाम सीधा रखा जाता है, जिसका नाम लहना सिंह होता है, वो अंग्रेजों की तरफ से फ्रांस में लड़ने जाता है। वहीं पर सेना में देखिए उसे सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच दोस्ती होती है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह ने कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में मेरी जान बचाई थी वैसे तुम मेरे पति और बेटे को युद्ध में रक्षा करना। तीनों देशों से दूर यूरोप की भूमि पे पहुंचते और लड़ाई के उस मैदान में देखिए चुपके से लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह को ध्यान रखते हैं। जब बोधा सिंह बीमार होते हैं तो जो लहना सिंह रहते हैं स्वयं क्या करते हैं, उसका स्वयं उनका ध्यान रखते हैं। और अंत में युद्ध के दौरान लहना सिंह को देखिए जांग में गोली लग जाती है और सूबेदार के कंधे पर गोली लग जाती है। तो लहना सिंह सीधा अपनी जान की परवाह ना करते हुए दोनों को देखिए वो सूबेदार और उसके बेटे को घायल वाले सैनिक को देखिए सीधा बताए हॉस्पिटल में पहुंचवा कर सूबेदार का जो आप कह सकते हैं जान बचाते हैं। और इस प्रकार से देखिए जो लहना सिंह सूबेदार के बोल की लाज रखता है। अंतर देखिए सीधा बात है कि जो लहना सिंह की युद्ध में देखिए क्या हुई थी, मृत्यु। इस प्रकार से ये कहानी जो है निश्चल प्यार, प्रेम, देशभक्ति की भावनाओं क्या होता है प्रदर्शित करता है। ये हमें बताया गया। देखिए ये शॉर्ट में लिखा गया कहानी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपको इसका पूरा पार्ट पढ़ना है तो आपको यूट्यूब में कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा, गूगल पे अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाके देखिए इसका कहानी पढ़ सकते हैं पूरा। और इससे देखिए आप कुछ भी सवाल अगर आपको पूछा जाएगा तो अब आप लोग देखिए इसके लिए तैयार रहिएगा सीधा, क्योंकि एग्जाम में देखिए किस पेपर से पूरा डिट्टो सवाल कभी पोस्ट नहीं हो सकता। इसलिए कहानी पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। और ये जो कहानी देखिए पंच परमेश्वर, ये कहानी आपने बचपन से पढ़ी होगी। जुम्मन शेख के बारे में है, अलगू के बारे में कहानी है। बेसिकली आपको अलगू चौधरी के बारे में दो दोस्त रहते हैं, उन्हीं के रिलेटेड देखिए कहानी आपने पढ़ा भी होगा बचपन क्लास 5 के बुक में या क्लास 6 की बुक में इसके लिए पढ़ा होगी कहानी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बहुत बड़ा कहानी है तो शॉर्ट में आपको समराइज करने के सुनाना चाहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद एक हम जानते हैं एक सामाजिक रचनाकार है। आपने देखिए उनके बहुत से बुक पढ़े होंगे, क्लास 9th में देखिए आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
पंच परमेश्वर देखिए उनके द्वारा लिखी गई एक पहली कहानी है। इस कहानी में देखिए दो मित्र रहते हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। आपको मालूम है दोनों की मित्रता शत्रुता की इसी पृष्ठभूमि को देखिए आधार बनाकर क्या किया, एक सामाजिक जो न्याय है उसको देखिए बताया गया कि उसकी मर्यादा क्या है, गरिमा क्या है, उसकी प्रतिष्ठा का देखिए यहाँ पर पूरा नैसर्गिक सिद्ध यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है। तो कहानी देखिए इस प्रकार से कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी देखिए दो मित्र रहते हैं। जुम्मन देखिए पढ़ा लिखा रहता है, तो अलगू चौधरी रहता है वो धनवान मतलब पैसे वाला रहता है। दोनों के बीच में देखिए लेन देन हुआ, मतलब सीधा पैसे का आदान प्रदान चलता था। और जुम्मन शेख देखिए हज करने गया था, अपने घर की देखरेख उसने क्या इस अलगू के भरोसे छोड़ दी थी। तो अलगू भी ऐसा ही करता था। एक दिन ऐसी घटना होती है कि दोनों के बीच देखिए दरार पैदा हो रही है। जुम्मन अपनी जो बूढ़ी खाला है की सेवा देखिए ठीक से नहीं कर पाता है। तो जुम्मन की जो बेगम है करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तीखे तीखे सालन भी देने लगती है। तो बूढ़ी खाला जान को देखिए सीधा बात है अपने तिरस्कार अपमान से देखिए आहत उसने पंचायत बुलाई। और अलगू देखिए यहाँ पर किसे बनाएगा, अलगू को देखिए पंच बनाया गया। तो जो बूढ़ी खाला रहती है उन्होंने अलगू से कहा कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहेंगे। तो अलगू धर्म संकट में फंस जाता है। तो वहीं पे देखिए जो बूढ़ी खाला जो पंचायत से कहती है कि मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तो तन का कपड़ा, बेकस बेवा हूं मैं, ठीक, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपने दुख सुनाओ, तुम लोग जो भी राह निकालोगे उस पर चल दूंगी। ठीक है। तो अलगू जो सरपंच बने थे बेसिकली उन्होंने देखिए इस हिबाबनामा को देखिए रद्द किया। फैसला सुनकर जुम्मन शेख देखिए सन्नाटे में चला जाता है। जुम्मन और अलगू की जो मित्रता रहती है बेसिकली वो मित्रता में देखिए अविश्वास, असंतोष, ये सारे के सारे चीज मिल जाते हैं जिससे उनकी दोस्ती टूट जाती है। शीघ्र ही देखिए दूसरी घटना भी घटती है जब जुम्मन शेख को देखिए बड़ा मौका मिलता है। अलगू चौधरी और सब्जू साहू के बीच देखिए क्या होता है, एक पंच बनने का उसे मौका मिलता है। तो बटेसर मेले से देखिए अलगू चौधरी से बड़े मजबूत बैल खरीद के लाता है, एक मेले से खरीद के लाता है। एक बैल उसमें देखिए क्या होता है, मर जाता है। अब एक बैल को लेकर अलगू क्या करता है, उसने उस समझू साहू के साथ बेच दिया। साहू उसे क्या करता है, बेगारी लाता था, खूब पिटाई करता था, चारा और नहीं था जिससे बैल मर गया। अब साहू देखिए अलगू चौधरी को बैल का दाम देने से इनकार करता है। गांव में पंचायत बैठती है। इस प्रकार ये दृश्य बदल जाता है और अलगू अपना वादा करता है और सीधा बात है पंच बैठता है, सब मीटिंग होता है। तो जुम्मन शेख के मन में देखिए जिम्मेदारी का यहाँ पर भाव पैदा होता है। वो बदला लेने की भाव देखिए मिटा देता है। उस टाइम जब सरपंच बनता है तो सीधा बात है कि पंच परमेश्वर बोला ही जाता है कि पंच देखिए सीधा बात है कि वो न्याय विधि पे काम करता है कि जो सही है उसी के साथ देगा, जो गलत उसके साथ कभी नहीं देगा। तो जुम्मन सोचता है कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं, मेरे मुंह में देखिए इस समय जो भी कुछ निकलेगा वो देववाणी के संदेश से, और देववाणी से मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं है। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया कि जो साहू उचित है कि बैल का पूरा दाम अलगू को दिया जाएगा, सभी प्रश्नों में और सभी बोलने पंच परमेश्वर की जय हो। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का कर्म ही देखिए सीधा काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते, यही उनकी महिमा है। पंच के सामने देखिए खोटे का कौन खरा कहा जा सकता। थोड़ी देर बाद देखिए जुम्मन जो है अलगू के पास आता है और उसे गले मिलाकर बताते हैं कि आज उसे ज्ञात हुआ कि पंच पे बैठ के देखिए सीधा बात है ना ही दोस्ती चलती ना ही दुश्मनी। सीधा वहाँ जो न्याय करता है, सीधा बात है जो न्याय है उसी को सीधा बात है, न्याय के सिवा से कुछ भी नहीं मिलता। आज उसे भी यह विश्वास हो गया पंच की जुबान से देखिए खुदा बोलता है। जुम्मन की बातें सुनकर देखिए उसका दिल सीधा बात है भाव विभोर उठता है। इस प्रकार देखिए सीधा बात है पानी से दोनों का मैल धुल गया। मित्रता की देखिए मुरझाई हुई लता वो फिर से खिल गई है। यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में देखिए पंच में परमेश्वर का वास होता है। तो ये कहानी देखिए आप लोग भी पढ़े होंगे और नहीं तो इंटरनेट पे देखिए और भी शॉर्ट मेरे से अच्छा बताने वाले बहुत से कंटेंट अवेलेबल है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जुम्मन शेख और अब देखिए कुछ कहानी से इसमें देखिए बड़े बड़े सवाल आ सकते हैं। मैं आपको बेसिकली बता दूं, आज आपको मालूम है आईबीएस के पेपर में बहुत सारा बड़ा 18 नंबर का सवाल पूछा गया था। तो इसी प्रकार आप लोग हिंदी में आ गए तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ सवाल लिख दिया है कि जुम्मन शेख और देखिए अलगू चौधरी थे, उनकी मित्रता की हम व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखा हो कि उनका मित्र किस प्रकार देखिए मौजूद था, किस प्रकार दोनों के बीच में देखिए ये मित्रता टूटी, ये सारी बातें आप इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। और अगला सवाल है देखिए हमारे पास, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की योग्यता, शिक्षा और मान सम्मान की तुलना हमें यहाँ पर करनी है। तो देखिए ये आंसर भी आपको यहाँ पर प्राप्त कर दिया गया है कि आप लोग इसे देख कर लिख सकते हैं। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, जुम्मन शेख की जो खाला थी क्यों पंचायत करने पर देखिए मौजूद है, क्योंकि देखिए सीधा बात जीवन यापन करने के लिए जो पैसे धन चाहिए थे, कपड़ा बोल सकते हैं, खाना पीना, वो सही से नहीं मिलता, इसलिए उसने सीधा बात है कि उसे पंचायत करने पर उसे मजबूर होना पड़ा था। फिर प्रेमचंद ने देखिए उत्तरदायित्व की व्याख्या किस प्रकार की है, ये इस पर और ये सवाल देखिए वीवीआई कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी प्रकार का देखिए हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग मार्क करते चलिएगा और लिखते चलिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बुरा बच्चों, अगला चैप्टर हमारे पास को मालूम होगा कि आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद के द्वारा देखिए आपको एक कहानी दिया गया है और इसमें से देखिए आपको बहुत से सवाल पूछा जाएगा। तो ये कहानी देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख दिया कि चंपा एक क्षत्रिय बालिका थी, ठीक है। ये कहानी पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद ब खुद पढ़ते रहिए क्योंकि हिंदी है,
आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग खुद ब खुद पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आने वाला। ये कहानी मैं आपको पूरा, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, स्क्रीनशॉट से पढ़ते रहिए, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस पर खुद पढ़ते रहिए। बाकी आपको कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लोग खुद ब खुद इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी वाला पार्ट था। कहानी वाला पार्ट देखिए आपको खुद ही कंप्लीट करना पड़ेगा। गेस्ट पेपर उतना डिटेल में नहीं दिया, मैंने देखा वहाँ पर, मुझे उतना इंप्रेस नहीं लगा, सीधा बात मुझे उतना पसंद नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे बच्चे कहानी पढ़ लीजिए, कहानी के हिसाब से अपना आंसर लिखते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है पर्यायवाची शब्द। आपको मालूम है पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि ऐसे शब्द देखिए जिसका दो या दो से ज्यादा मतलब होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। उसी में देखिए मैंने आपसे बच्चों यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द भी लिखे हुए, हवा का पवन, वायु, समीर, ठीक है, अनिल हम लोग जानते हैं, सर्प का सर्प, नाग, विषधर, व्याघ्र, ठीक है, इस तरह पूरा लिखा हुआ है जंगल का। तो आपके पास भी देखिए बचपन के कोई भी व्याकरण का अगर बुक हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, गेस्ट पेपर में लेवल है, मैंने भी आपको कुछ प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग जितना हो सके पढ़ लीजिएगा, कम से कम 2 या 3 लिख दीजिएगा, एग्जाम में काफी है, ठीक है, अगर आता भी है तो, ठीक है। तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधी कि मैं निबंध पार्ट और व्याकरण पार्ट, निबंध पार्ट और जो आपका पत्र लेखन वाला पार्ट है, देखिए अब आप लोग बच्चे नहीं हैं जो आप लोगों को निबंध लिखने बोला जाएगा, ठीक है। अब आप लोग खुद भी निबंध लिख सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट आप लोग खुद भी हैं कि आप लोग इतना तो मैं आपको भरोसा कर ही सकता हूँ कि निबंध कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा आप लोग लिख सकते हैं। अब ये नहीं आएगा कि सीधा बात है कि गाय पे आपको एक निबंध लिखने दिया जाएगा, और लिखने भी आता है तो कोई बच्चा लिखता है गाय पालतू जानवर, गाय के 4 पैर है, तो उससे कोई दुनिया में उससे बड़ा कह सकते हैं कोई मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन के लेवल पहुंचे तो आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ा के लिखना है, ठीक है। वो नहीं लिखना है जो आप स्टैंडर्ड पुराने बचपन में 6 क्लास में लिखते थे, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखिए जो भी निबंध आएगा, पत्र आएगा, आप लोग ओवर, सीधा बात है, खुद ब खुद लिख लीजिएगा। कोई भी सवाल आप पूछा जाएगा तो मैं आपको आशा करता हूँ अब आपको दिक्कत नहीं आने वाला।